वॉलंटियर को। भारतीय रैगर महासभा अजमेर की इकाई से वेद प्रकाश मलुका जी, राजस्थान शिक्षक संगठन अंबेडकर अजमेर शहर से आपका बहुत बहुत स्वागत टीम के साथ। नेमी चंद मीना जी ताजपुर से आपका बहुत बहुत स्वागत। नेमी चंद मीना जी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान। भूमाराम मेघवाल जी जोधपुर से प्रदेश मंत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत। कृष्ण कुमार जी दायमा नवलगढ़ झुंझुनू के जिलाध्यक्ष SC/ST समाज के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विवेक सिंह मैरडिया जी प्रोफेसर सीकर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संभागीय सचिव कोटा डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी हरिबल्लभ मेघवाल जी का बहुत बहुत स्वागत। भवलाल कटारिया जी का भी बहुत बहुत स्वागत नागौर टीम के साथ। चेन्नई से पधारे चंद्रभान ठेकेदार जी जिलाध्यक्ष, उनका बहुत बहुत स्वागत टीम के साथ। नानालाल रेंगर जी पूर्व आयुक्त नगर निगम अध्यक्ष मेवाड़ रेंगर समाज उदयपुर से बहुत बहुत स्वागत। कृष्ण कुमार दामा जी SC/ST अधिकार मंच जिलाध्यक्ष झुंझुनू, बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर BR बारमणिया जी विभागाध्यक्ष पर्यावरण विभाग सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत। चूरू से साबरमल गैनोरिया जी, गजानंद रेणीवाल जी, रामेश्वर जी, किशन लाल जी, धर्मवीर जी, जगदीश केड़ीवाल जी, महेंद्र सेवलिया जी, रंजीत गैनोलिया जी, बहुत बहुत स्वागत। राजेश मीना जी प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति अधिवक्ता संस्था राजस्थान, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। बाबरी समाज संगठन राष्ट्रीय प्रधान दर्शन सिंह बाबरी जी श्री गंगाराम नगर से, उनका बहुत बहुत स्वागत। राजेश मीना जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और श्रीमती गुड्डी मौर्य जी पूर्व सरपंच बसेड़ी धौलपुर, बहुत बहुत स्वागत। श्री गौरव राज झंडेल जी अध्यक्ष सोशल ह्यूमैनिटी वर्ग, श्री शिवाराम मीणा जी प्रदेश सचिव अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, श्री गोपाल केशावत जी पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गोविंद साई नारायणिया जी अध्यक्ष दूधू बलाई महासभा, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सूरज बराड़िया जी का बहुत बहुत स्वागत। जनाराम जी अगले उद्बोधन के लिए। और पूरे राजस्थान से समूह आया, सबको मेरा प्रणाम। आप लोगों को पता है 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था, आज उसकी पूरे राजस्थान की तरफ से जो अपने बच्चे शहीद हुए पवन कुमार, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। मैं सभी साथियों के साथ सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे 2 अप्रैल के जो ये बच्चे पढ़े लिखे इनके केस लगे हुए इनको वापस लें, और सभी जो आए हैं प्रदेश भर से मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय भीम, नमस्कार। मैं शहीद पवन के पिताजी जल्लाराम बोल रहा हूं। धन्यवाद। दोस्तों, अभी मैं अगले वक्ता के रूप में हाड़ौती के हीरो और हमारे बहुत सीनियर आदमी जो राजस्थान उपाध्यक्ष के राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, बहुत लर्नेड आदमी हैं और 8-9 बार रेगुलर जनरल सीटों से विधायक जीते हैं। आप सुनिए उनको, बहुत मैच्योर्ड आदमी हैं और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। रामनारायण मीणा साहब। श्री रामनारायण मीणा जी आप सभी के बीच में अगले वक्ता के रूप में। समाज के सभी सम्मानित सदस्यों, नेतागण, अधिकारीगण, गोमरिया साहब और आप सबकी टीम के सदस्यगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों मित्रों समाज सेवियों, राजस्थान से कोने कोने से पधारे और बाहर प्रदेश से भी आए सभी भाइयों, बहुत खुशी की बात है कि आज हमने जयपुर में हमारा जो मीटिंग है, इस सम्मेलन से
जयपुर में मैसेज किया है कि हम सब यदि एकजुट हो गए तो सत्ता बिना हमारे सहयोग के किसी के पास नहीं जा सकती, किसी पार्टी के पास नहीं जा सकती। हम मन से चाहते हैं, घोषणाएं हो रही है कि राज को छीना जाए। आज स्थिति यह है किसी प्रदेश की, आज स्थिति यह है भारत सरकार की। हमारा कोई भी व्यक्ति सत्ता में शामिल नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है। हमें एक ही विचार करना पड़ेगा, प्रजातंत्र में बिना सत्ता के कोई हासिल नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में बिना सत्ता के नजदीक यह कुछ मिल नहीं सकता। और यदि सत्ता आपके हाथ में होती तो आप राजस्थान में 14-18% आरक्षण होता, जो भारत सरकार ने, पिछली यूपीए सरकार ने ऑर्डर्स दे रखे हैं। होम मिनिस्ट्री के आदेश है और सत्ता इसलिए नहीं मिल पाती कि हम केवल 80 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। मित्रों, मुझे भी आपने मौका दिया, मुझे भी एक अखिल भारतीय स्तर की कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। मैंने जीवन में सबकी इच्छा के साथ या सबकी इच्छा के खिलाफ 12 चुनाव लड़े हैं। और खुशी की बात है कि 1 दर्जन चुनाव बिना रिजर्व सीट के सामान्य सीट से लड़ने का मौका मिला है, जो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। हिम्मत चाहिए। और जो आपसे कहे कि आपकी सीट नहीं है, वो व्यक्ति आपका नहीं है, ये मान करके चलिए। वही मित्र आपका है जो आपको सहयोग करे, आपको अपना माने और मौका मिले तो आपको मतदान करके आगे बढ़ाने की बात करें। आज प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, हिंदुस्तान के 4 प्रांतों में चुनाव होने वाले हैं। आज इसके माध्यम से एक ही मैसेज जाना चाहिए, हम बने नहीं बने, लेकिन हमारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर करने वाला और हमें चाहने वाला, हमारे प्रति आदर भाव से रहने वाला सत्ता में काबिज हो। आपको पता है 1977 में हमने थोड़ी नाराजगी जाहिर की इंदिरा जी के साथ, और आपको यह भी ज्ञान है कि इंदिरा जी स्वयं भी पार्लियामेंट का चुनाव हार गई। लेकिन उसी नीतियों ने, उसके कार्यक्रमों के साथ हमने उनको सहयोग किया और इंदिरा जी वापस सत्ता में आए। हमारे साथ उन्होंने जो सहयोग किया वो आज भी अविस्मरणीय है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीब को रोजगार मिले, गरीब को लोन मिले। लेकिन आज देश बेचने की स्थिति जो बन रही है, उसका कारण है हम कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा और यह अधिकार लेना पड़ेगा हमारे भाइयों से। प्रजातंत्र में वही पावरफुल है जिसके पास मत है, और मत आज भारतवर्ष में आपके पास है, हमारे पास है। आज अफसरशाही आपकी है, उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही है भारत में, हमें उनका भी सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन उस पदों पे बैठ करके नहीं सोचे कि हमसे अलग हो गए हैं। हम सब मिलकर चलेंगे तो रास्ता बहुत नजदीक है जो प्राप्त किया जा सकता है। और यही कारण है कि आपके सहयोग से मुझे भी एक दिन जो चुनाव सामान्य सीट से लड़ने का मौका मिला, उसके लिए मैं, क्योंकि आपकी ताकत से मिला, इसलिए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आजादी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भारी संख्या में आए हो, समय भी हो रहा है, दूर से भी वक्ता है। मैं तो एक ही बात आपसे कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, जो आपका है, जो आपको चाहता है वो आपका है, इस भावना से चलोगे तो सारा सरकार और सत्ता और पार्टी आपके पास रहेगी। जिस पार्टी का मुखिया आपका साथ नहीं दे, जिस पार्टी का सदस्य आपका साथ नहीं दे, आप किसी भी पार्टी में रहो, पार्टी छोड़ना नहीं है, उस पर कब्जा अपने मित्रों का करवाना या खुद का करना है। और जो आपको नहीं चाहे उसको मतदान
नहीं करोगे तो सत्ता आपके आसपास घूमेगी। मैं यही बात आपसे कहता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि हम मन से एक भावना से चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, गरीब आगे बढ़ेगा, दलित आगे बढ़ेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बड़ी संख्या में आप आए हो, बहुत खुशी की बात है। आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले उद्बोधन के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष छात्र नेता विनोद जाखड़ से अनुरोध करना चाहूंगी और साथ ही हमारे बीच विजय सिंह एमएस अम्बेडकर शिक्षक संघ, इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार बसवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास परिषद, पूरी टीम का स्वागत। मांगीलाल आर्य टीम धौलपुर का बहुत बहुत स्वागत। अमिता जाटव हिंडौन से, उनका बहुत बहुत स्वागत। खान सिंह जाटव, राम प्रसाद जाटव, अमर सिंह जाटव, अखिल राजस्थान जाटव महासभा की टीम, भंवर सिंह सागर जी भरतपुर से पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत। सुरेंद्र चौधरी जी सीकर से, किसान आंदोलन में राजस्थान हरियाणा में सक्रिय रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत। हंसराज जी सरपंच साहब का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही सुंदरलाल वटेरिया जी का बहुत बहुत स्वागत। भरत सिंह जी का स्वागत। राम अवतार सावरिया जी का स्वागत। हरीश पवार जी एडवोकेट भीम प्रज्ञा से, उनका बहुत बहुत स्वागत। दिनेश मेघवाल जी का बहुत बहुत स्वागत। और अगले वक्ता विनोद जाखड़, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, जो इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं और इतना मतलब आज भी पूरे राजस्थान के अंदर मीडिया ने कवरेज किया है, तो मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि पूरी मीडिया, क्योंकि मैं मीडिया प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूं और इसमें मेरे को सह संयोजक भी बना रखा है, इसलिए मैं मीडिया प्रकोष्ठ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कवरेज करने के लिए और आगे भी हमारा इसका अच्छा कवरेज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। क्रांतिकारी जय भीम। थोड़ा वक्त लगा लेकिन मौका मिला। मैं बात कहता हूं कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। क्या हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं? जिसका जमीन जिंदा होता है वो अपने आप आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। साथियों, बहुत सौभाग्य की बात है, इस मंच पे आज मुझे बोलने का मौका मिला। बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं दूर दराज से पधारे मेरे नौजवान साथियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब असूलों की बात आए तो टकराना जरूरी है। असूलों की बात आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आज इस महापंचायत में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, इस समाज ने मुझे सिराखों पे बैठाया। मैंने आप लोगों का नाम रोशन किया राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बनके। इस समाज ने मुझे सिराखों पे बैठाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपको क्रांतिकारी जय भीम इस्तकबाल करता हूं। साथियों, हम लोग छात्र मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं। हम लोग बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। 70 साल के इतिहास में आपने पहला दलित अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय को बनाया तो हमने बाबा साहब की मूर्ति राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पे लगाई और लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से किया। आपने एक के बाद एक अध्यक्ष बनाया। नौजवान उपेक्षित नहीं होगा, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए क्योंकि इस राजनीति का भविष्य नौजवान है। नौजवानों के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं इस समाज से कहता हूं कि अगर नौजवानों को मौका नहीं मिलेगा, आप नेता तैयार नहीं करोगे तो विचारधारा के
और ये SC/ST एकता हमको क्यों करनी पड़ी? ये हमारे जो अधिकार क्षेत्र से जो हमारे अधिकार छीने हुए हैं, हमारे संपूर्ण अधिकार नहीं मिल रहे हमको, इसलिए हमको ये एकता SC/ST एकता का सम्मेलन करना पड़ा। इस सम्मेलन के जरिए हम हमारी मांगों को सरकार से मंगवाने के लिए, सरकार से वादा करने के लिए हमने इकट्ठा किया है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी संख्या में पधारे और अभी रास्ते में इतने लोग चल रहे हैं कि पूरा जयपुर अटा पड़ा है। अब 1 बजे और 12 बजे के बीच में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। आप अपने अपने स्थान पर बैठिए और महासभा का, महाकुंभ का आप मजा लीजिए। SC/ST एकता में आप हमेशा ऐसा ही परिचय देते रहे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी एकता का परिचय देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, आज ये महाकुंभ हर घर में तिरंगा था, अब हम कहेंगे कि हर घर में तिरंगे के साथ संविधान भी जाएगा। हर घर संविधान, हर घर तिरंगा। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे देर सवेर बोलने का मौका दिया, पर मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पधारे। मैं एक जवानी के लिए सर एक लास्ट पंक्ति कहना चाहूंगा कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। जय भीम, जय बिरसा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। और हवाएं भी रुख उधर मोड़ लेती हैं जिस तरफ युवा चलता है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस महापंचायत में इस महापंचायत में एक ऐसे शख्स हैं जिनके लिए कम से कम 100 पर्चियां आ गई हैं कि इनको बुलवाया जाए, और वो है राजेंद्र पाल गौतम साहब। मैं उनको मंच पर बुला रहा हूं। इस बीच सुरेश कल्याणी जी हमें संबोधित कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी, आप मंच पर पधारें। राजेंद्र पाल गौतम जी मंच पे पधारें। उससे पहले वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष श्री सुरेश कल्याणी जी। देर से ही सही नंबर तो आया। वाल्मीकि समाज तो वैसे भी बहुत पीछे रहता है, पीछे की लाइन में, उसको पूछता ही कौन है। मैं फिर भी उन व्यक्तियों को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वाल्मीकि समाज की बात को रखने के लिए एक वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता को अवसर दिया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही निवेदन करूंगा, आक्रामक बातें बहुत हो रही है, जोश भी दिख रहा है। हमारे बीच में वाल्मीकि समाज के वो योद्धा कमल चावरिया बीच में बैठे हैं। आज के वर्तमान जयपुर शहर के चुनाव से जीते हुए नेता नंद किशोर जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं सबसे पहले उनको संबोधन करता हुआ उपस्थित साथियों को निवेदन करता हूं, जोश की बातें बहुत हो रही है। हमको भी बरस हो गए काम करते हुए। जब हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं यार आप राजस्थान से आए हो क्या सुरेश जी? मैंने कहा हाँ साहब राजस्थान से आए। सर राजस्थान में तो दलितों पे बहुत अत्याचार होते हैं, कोई नेता नहीं है क्या आपके वहां पे? साहब मैं तो सफाई मजदूर कर्मचारियों का कार्यकर्ता हूं, और सफाई मजदूरों के अधिकारों के लिए 7 बार जेल गया हुआ हूं भैया मैं। रही बात दलितों की, मूछ रखने पे मार रहे हैं, मटके के हाथ लगाने पे मार रहे हैं। अरे जिस मनु ने हमारे बारे में इतना गंदा लिखा, हमारे मुंह पे दूसरे स्टेट के लोग थप्पड़ मारते हैं राजस्थान के लोगों पर। सुरेश जी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जिस मनु ने संविधान के अंदर दलितों के खिलाफ इतना खतरनाक एक्शन लिया, अरे वो मूर्ति
मनु की राजस्थान के जयपुर शहर में बैठे और हम सब बहादुर बन रहे, नकली बहादुर, हम सब नकली बहादुर बन रहे। अगर हम सब लोग दलितों में इतना जोश है और इतना अहंकार है और ताकत है तो हाई कोर्ट में लगी हुई मनु की मूर्ति को हटा के दिखाओ, संकल्प लो आज इसमें। बोलने की लोग तो वहां पता चलेगी, जोशीली बातें बोलते हैं, बहुत जोश में बोलते हैं, कौन सरकार ये कर दो वो कर दो, और यहाँ मुंह से रखने पे मार रहे, कुछ नहीं हो रहा। राजस्थान का एक एक दलित मटके के हाथ लगाने के बाद में अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो राजस्थान का एक एक दलित रोड पे आना चाहिए, ऐसा संकल्प हमको लेना चाहिए। यहाँ तो हो रहा क्या है, बोलने की बात नहीं करा, हो रहा क्या है, बाबा साहब के नाम के ऊपर नौकरियां लगते हैं, फिर दोबारा पढ़ाई बाबा साहब के नाम पे करते हैं, और जिस दिन नियुक्ति मिलती है उस दिन गणेश जी के जाके प्रसाद। सभी साथियों से ज्यादा रिक्वेस्ट है कि इस वक्त महापंचायत की लाइव कवरेज देखने वाले साथी जल्दी से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का किसी भी प्रकार का कोई चार्ज है नहीं, तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी साथी इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ है, हम अब तक सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए लड़ते थे, लेकिन अब अगर आप लोग हाथ से हाथ मिलाकर पीछे मत रखो यार, इतने पीछे बार बार लोग मेरे आके कह रहे हैं कल्याण जी को बुलाओ, फिर भी नंबर नहीं आ रहा। वाह 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 वाह, थैंक यू। संकल्प लो, हाथ से हाथ मिलाकर सारे राजस्थान के दलित एक हो जाओ, और कोई भी आवाज, कोई भी अन्याय अत्याचार की बात राजस्थान की धरती पे हो तो हम सब लोगों को एक साथ मीटिंगों में आकर बोलने के लिए लड़ते लोग। अरे आंदोलन में जाने के लिए लड़ो, बोलने की ताकत तो वहां पता चलेगी। कौन जेल में ज्यादा लंबा समय तक रह सकता है, कौन सरकार के डंडे खाने के अंदर अपनी पीठ मजबूत रखता है। 56 इंचों की बात हो रही है, वो 56 इंच वाला सारा सेक्टर प्राइवेट को दे रहा है, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, और हम सब मूक दर्शक बन के बैठे हैं, बोलने पर लड़ रहे हैं। अब मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, समय ज्यादा हो रहा है, मुझे बार बार टोर्चर किया जा रहा है, फिर दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर आपके बीच में आएंगे, और आने के बाद 70 साल की उम्र है, लेकिन 25 साल के युवा से ज्यादा ताकत दिखा करके रोड। क्या बात है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अगले वक्ता राजेंद्र पाल गौतम जी, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बाबा साहब अम्बेडकर, आवाज में दम नहीं, अगर आवाज में दम नहीं तो अधिकारी को छीनोगे कैसे, उस मनुभूत की मूर्ति हटाओगे कैसे? ऐसे नहीं, इंकलाब, इंकलाब, बाबा साहब अम्बेडकर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र पाल गौतम साहब, जिन्होंने अपनी विचारधारा के लिए मंत्री पद तक छोड़ दिया, और पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर इसकी चर्चा हुई है, और आज वो इस हमारी महापंचायत में आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमें संबोधित करें। दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध एवं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबको जय भीम करता हूँ, जय जोहार करता हूँ। और जो 2 अप्रैल को हमारे युवाओं ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को बचाने के लिए कुर्बानी दी,
मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। आप लोग को ये समझना पड़ेगा, हमारे अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का खून है। हम उन्हीं के वंशज हैं जिन 500 महारों ने अब से 200 साल पहले पेशवाओं की 28,000 की सेना को केवल 500 नौजवानों ने निस्तानाबूद कर दिया। अपने खून को पहचानिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए। कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, जो डिसिप्लिन्ड नहीं होती वो कभी जंग जीत नहीं सकती। जो अनुशासित होते हैं केवल वही जंग जीतते हैं। आपको अनुशासित होना है, अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर आना है, ऐसे नेताओं को पहचानना है जिनकी आंखों के सामने, जिनके रहते हुए देश के सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं, हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ऐसे नेताओं को पहचानना होगा कि इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया था। जरा याद करके देखिए, पहले वोट का अधिकार नहीं था। जब संविधान सभा के सामने इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि अब हम अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, तो वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको देना चाहते थे, जो बड़े जमींदार हैं उनको देना चाहते थे, जो बड़े पूंजीपति हैं उनको देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने सोचा कि हजारों साल तक एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनी, ऐसे धर्मशास्त्र लिखे गए जिससे हजारों साल तक हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, जिसकी वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए, व्यापारी नहीं बन पाए, तो इनकम टैक्स पे ही भी नहीं बन पाए। तो इसका मतलब हमारे लोगों को ये लोग वोट का अधिकार देना नहीं चाहते। लेकिन डॉक्टर दिल्ली के मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम इस वक्त अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत मानसरोवर ग्राउंड से लगातार लोगों के बीच संबोधित कर रहे हैं। सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस महापंचायत को जो भी देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का किसी भी प्रकार का कोई चार्ज लगता नहीं है। साथ ही इस महापंचायत के अंदर जो भी साथी सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी साथी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, सुनिए राजेंद्र पाल गौतम क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं। हमारे इन्हीं सारे सांसदों के और विधायकों के होते हुए आपको देखना होगा, इन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि यार हायर एजुकेशन हमारे लोग ले नहीं सकते। इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा देख लो, मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा देख लो, IIM का खर्चा देख लो, कई लाख 10-10, 12-12 लाख रुपए आपको अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, IIM कराने के लिए तो कर 40 लाख से भी ज़्यादा चाहिए। तो सरकारों ने ये जो सरकारी संस्थान बनाए हैं, सरकारी पैसे से बनाए हैं, तो क्या केवल पूंजीपतियों के बच्चों के लिए बनाए हैं? केवल SC ST OBC माइनॉरिटी तो छोड़ दीजिए, जनरल कैटेगरी के भी क्या 90% लोग 20 लाख रुपया 15 लाख रुपया अपने बच्चे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? सरकारें जानबूझकर पढ़ाई को महंगा कर रही हैं, क्योंकि हजारों साल तक तो वैसे नहीं पढ़ने दिया। और जैसे पढ़ने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब ने खोला, हमारे लोग जज, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कलेक्टर, प्रोफेसर बनने लगे। उनके पेट में दर्द हो गया, उनके पेट में दर्द हो गया। एक तरफ उन्होंने सरकारी सारे संस्थान बेच दिए और जो बिक गया वहां रिजर्वेशन खत्म हो गया। यानी हमारे नौकरी के रास्ते ये बंद कर चुके हैं। 4th पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। ठेकेदार हमारे आदमी का शोषण करता है, उसको पूरे पैसे नहीं देता और जो भी पूरे पैसे मांगता है उसे नौकरी से निकाल देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, रहता है हमारा टिकट कट जाएगा। अगर सब लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पर चलेंगे और संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर समाज के मुद्दों को उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे, किस किस का टिकट काटेंगे भाई? जो भी जीत के जाए वही बोले, वही लड़े, वही अपने रिजर्वेशन की लड़ाई हो, चाहे हमारे बहन बेटी की इज्जत की लड़ाई हो, चाहे हमारे युवाओं की लड़ाई हो। हम लोग जब सारे मिलके बोलेंगे तो किसी का टिकट कटने वाला नहीं है। वोट हमारा, राज तुम्हारा। ये कब तक चलेगा भाई? आप मानवर कांसीराम साहब कह के गए थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या हमारी भारी, 12% लोग पूरे देश पे राज कर रहे हैं, पूरे देश के संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं। हमारे पास है क्या? भारत के मूल निवासी होने के बावजूद भारत के संसाधनों में हमारा हिस्सा नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो जल जंगल जमीन है, कोई अपनी मां के पेट से लेके पैदा हुआ था क्या? फिर कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? उसमें हमारा हिस्सा कहां है? क्या हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना नहीं चाहिए? क्या हमारे अपने युवाओं की लड़ाई को नहीं लड़ना चाहिए? क्या हमारी बहन बेटी की इज्जत के लिए नहीं लड़ना चाहिए? जो लोग स्वाभिमान के से जी नहीं सकते वो तो वैसे भी मरे के समान है।
किस बात के सांसद, किस बात के विधायक, किस बात के मंत्री? अरे मैंने मंत्री की कुर्सी त्यागी, लोगों ने कहा क्यों त्यागी? मैं कहना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने के लिए, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे पास अगर दो विकल्प थे, एक मंत्री बने रहो और दूसरा अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पर चल के आगे बढ़ो, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पर चल के आगे बढ़ूंगा, मुझे मंत्री कुर्सी नहीं चाहिए। मैंने कुर्सी त्याग दी और मुझे सच बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, जब से कुर्सी त्यागी है तब से और भी ज्यादा ताकतवर महसूस करता हूं। अब लगता है मेरा जीवन केवल मेरे समाज के लिए है, मुझे मरने से डर नहीं लगता। और एक और बात, जो सच्चा अंबेडकरवादी है उसे कोई खरीद नहीं सकता, उसे कोई डरा भी नहीं सकता, और वो मरने से नहीं डरता, उसको समाज की लड़ाई को लड़ना है। मैं कहना चाहता हूं आप लोग किसी का विरोध मत कीजिए, जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, उनको शुक्रिया कीजिए, बधाई दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। जो आपके सांसद विधायक संसद और विधानसभा के अंदर आपकी लड़ाई को लड़ते हैं, बोलते हैं, उनका हौसला बढ़ाइए। और जो गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं उनको हराने का भी संकल्प कर लीजिए। ऐसे विधायकों की जरूरत नहीं है, ऐसे सांसदों की जरूरत नहीं है, ऐसे मंत्रियों की जरूरत नहीं है जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके, उनके मुद्दों पे बात ना कर सके। मुझे लगता है मेरा समय कम था, इसलिए मैं अपनी बात को यही रोकता हूं, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन मैं एक बात उन लोग के लिए कहना चाहता हूं जिनके साथ हमारे लोगों ने हमेशा वफा की है। उन लोगों ने क्या किया कि मुझे सिकवा नहीं तेरी बेवफाई का, कि मुझे सिकवा नहीं तेरी बेवफाई का, गिला तो तब हो जो तूने किसी से निभाई हो। अगर इस समाज के लिए, इस अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए, चूंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में है, दोबारा से गुलामी वापस लौट रही है, शिक्षा छिन चुकी है, नौकरी जा चुकी है, अगर अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए अपनी जान गंवानी पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं और मरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मरेंगे हंसते हुए, लड़ते रहे अपने समाज के लिए। अगर लड़ते हुए मर भी जाए, इससे ज्यादा गौरव का जीवन कोई हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे मेरे साथियों, बिना कुछ किए यूं जय जयकार नहीं होती। इस वक्त अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत मानसरोवर जयपुर से लाइव आप देख रहे हैं। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वक्त अभी भी महापंचायत जारी है। राजेंद्र पाल गौतम ने अपना भाषण खत्म किया है, बाकी नेताओं के अभी भी उद्बोधन आने बाकी हैं, तो फटाफट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की आपकी। अब रवि प्रकाश मेहरा IPS DIG राजस्थान से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अपने साथियों को कहा था कि मैं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, और इस मंच के माध्यम से बहुत बातें कही जा चुकी हैं, कुछ कटु बातें भी हैं जिससे कुछ नाराजगियां भी हुई हैं, और कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं जो हर ऐसे सम्मेलन में होनी चाहिए। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों और महिलाओं के शिक्षा पे हमें लगातार ध्यान देना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। आज वैश्वीकरण का जमाना है, यूरोप, जापान और ऐसे देश हैं जहां रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन माइनस चल रही है, और युवा इस देश के 40% है, 15 और 40 के बीच उम्र के। अगर हमारे समाजों में भी यही अनुपात होगा, 1-2% ऊपर नीचे, अगर हमें विश्व पे कब्जा करना है तो हमें स्किल्ड होना पड़ेगा, हमें व्यावसायिक चीजों में स्किल होना पड़ेगा। एक बाग में जिस तरह से अलग अलग फूल होते हैं, उसी से बाग की सुंदरता बढ़ती है। हर क्षेत्र में हमारे बच्चों को जाना चाहिए, चाहे वो साइंटिस्ट हो, थिएटर आर्टिस्ट हो, फिल्म स्टार्स हो, म्यूजिक हो।
जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है किसी समाज की, वो उस समाज में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग स्किल्ड लोग, अलग अलग एक्सपर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी ज़रूरी है, तभी संभव है जब आप शिक्षा के क्षेत्र पे ध्यान दें। यहां मांगों की बहुत बात हो गई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दूसरे समाजों से भी निवेदन है, अगर कोई चेन है, अंग्रेजी में कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन डिपेंड्स ऑन द वीकेस्ट लिंक, यानी चेन की मजबूती उसकी जो कमजोर कड़ी है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे समाज पीछे रहते हैं तो देश पीछे रहता है। अगर हमारा समाज बढ़ता है, विकसित होता है, शिक्षित होता है और हमें वो जगह मिलती है जो अन्य समाजों को मिलती है, तो ये देश हित में है, ये देश के लिए जरूरी बात है। मॉडर्न इंडिया के निर्माण की बात है। और बाबा साहब, मैं पुनः उनको नमन करना चाहूंगा, बिरसा मुंडा जी को नमन करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक भारत में अगर योगदान दिया है तो सबसे बड़ा कोई नेता है आधुनिक भारत के निर्माण में। मैं काम नहीं गिनाना चाहते क्या क्या किए उन्होंने, वो आप सबको पता है। तो वो हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। आज इस अवसर पे दूर दूर से पधारे, बाड़मेर से, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से हमारे भाई बहन पधारे हैं, आए हैं, और मुझे खुशी है कि भारी तादाद में महिलाएं भी आई हैं। मैं तहे दिल से आयोजकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और ये अपील करता हूं कि सामाजिक चेतना ऐसे आयोजनों से आती है। और आपने देखा होगा ये हमारा राजनीतिक मंच नहीं था, राजनीतिक मंच होता तो शायद मैं यहां होता भी नहीं, मेरी मजबूरी होती। इसीलिए आपने देखा होगा स्टेज पर कोई नहीं बैठा है, हमारा एक मजदूर, हमारा एक मंत्री और हमारा एक डीजी नीचे बैठता है। समाज के जाजम पे हम सब बराबर हैं। कुछ नाराजगियां हुई हैं, हमारे ही लोग हैं, उनको हम मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जौहर। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर। और अब मैं भागचंद मीना जी को आमंत्रित कर रही हूं अगले उद्बोधन के लिए। अतिरिक्त संयोजक हमारे बीच में ST/SC महापंचायत व अध्यक्ष अरावली फाउंडेशन संस्थान श्री भागचंद मीना जी, श्री हरि नारायण बैरबा जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरबा महासभा, वे मंच के दाईं तरफ पधारें। साथ ही हमारे बीच में श्री BL नवल जी, श्री भागचंद मीना जी, भागचंद मीना जी, दिनेश कुलदीप जी, ओलाराम जी हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार घसिया जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सुरेश मीना जी किशोरपुरा से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हरिया सरपंच जी का भी बहुत बहुत स्वागत। सूरज बुराडिया जी का भी बहुत बहुत स्वागत। बनवारी लाल मेहरडा जी विराटनगर से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। गोविंद साय नारड़िया जी का भी बहुत बहुत स्वागत। भागचंद मीना जी। जय भीम, जय बिरसा मुंडा। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जिस तरह से आज एकता दिखाई है इसको आप बरकरार रखें, क्योंकि आप 1/3 आबादी के हिस्सेदार हैं। तो हमें सरकार का रिसोर्स हो, सामाजिक रिसोर्स हो, आर्थिक रिसोर्स हो, बजट हो,
उसमें 1/3 हिस्सा चाहिए। उससे कम पर हमारे जनप्रतिनिधियों को कंप्रोमाइज
धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी संख्या में पधारे। और अभी रास्ते में इतने लोग चल रहे हैं कि पूरा जयपुर अटा पड़ा है। अब 1 बजे और 12 बजे के बीच में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। आप अपने अपने स्थान पर बैठिए और महासभा का, महाकुंभ का आप मजा लीजिए। SC/ST एकता में आप हमेशा ऐसा ही परिचय देते रहे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी एकता का परिचय देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, आज ये इसलिए मैं पहली बार आशावाद हूँ 20 का पीरियड हमारा बहुत खतरनाक बीता है कि हमारा हक जो मिलना चाहिए वो 4% भी हम प्राप्त नहीं कर सके। केवल नौकरी के लिए भगे। संख्या बढ़कर के 17.5% हो गई। SC/ST 26% हो गया और आगे चल करके OBC 71%, तीनों को गिराया जाए। इसलिए मैं पहली बार आशावाद हूँ 20 का पीरियड हमारा बहुत खतरनाक बीता है कि हमारा हक। साथियों, आज ये महाकुंभ SC/ST एकता का आपको ऐतिहासिक देखने को मिलेगा। और ये SC/ST एकता हमको क्यों करनी पड़ी? ये हमारे जो अधिकार क्षेत्र से जो हमारे अधिकार छीने हुए हैं, हमारे संपूर्ण अधिकार नहीं मिल रहे हमको, इसलिए हमको ये एकता SC/ST एकता का सम्मेलन करना पड़ा। इस सम्मेलन के जरिए हम हमारी मांगों को सरकार से मंगवाने के लिए, सरकार से वादा करने के लिए हमने इकट्ठा किया है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी संख्या में पधारे। और अभी रास्ते में इतने लोग चल रहे हैं कि पूरा जयपुर अटा पड़ा है। अब 1 बजे और 12 बजे के बीच में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। आप अपने अपने स्थान पर बैठिए और महासभा का, महाकुंभ का आप मजा लीजिए। SC/ST एकता में आप हमेशा ऐसा ही परिचय देते रहे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी एकता का परिचय देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, आज ये महाकुंभ SC/ST एकता का आपको ऐतिहासिक देखने को मिलेगा। और ये SC/ST एकता हमको क्यों करनी पड़ी? ये हमारे जो अधिकार क्षेत्र से जो हमारे अधिकार छीने हुए हैं, हमारे संपूर्ण अधिकार नहीं मिल रहे हमको, इसलिए हमको ये एकता SC/ST एकता का सम्मेलन करना पड़ा। इस सम्मेलन के जरिए हम हमारी मांगों को सरकार से मंगवाने के लिए, सरकार से वादा करने के लिए हमने इकट्ठा किया है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी संख्या में पधारे। और अभी रास्ते में इतने लोग चल रहे हैं कि पूरा जयपुर अटा पड़ा है। अब 1 बजे और 12 बजे के बीच में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। आप अपने अपने स्थान पर बैठिए और महासभा का, महाकुंभ का आप मजा लीजिए। SC/ST एकता में आप हमेशा ऐसा ही परिचय देते रहे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी एकता का परिचय देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, आज ये महाकुंभ SC/ST एकता का आपको ऐतिहासिक देखने को मिलेगा। और ये SC/ST एकता हमको क्यों करनी पड़ी? ये हमारे जो अधिकार क्षेत्र से जो हमारे अधिकार छीने हुए हैं, हमारे संपूर्ण अधिकार नहीं मिल रहे हमको, इसलिए हमको ये एकता SC/ST एकता का सम्मेलन करना पड़ा। इस सम्मेलन के जरिए हम हमारी मांगों को सरकार से मंगवाने के लिए, सरकार से वादा करने के लिए हमने इकट्ठा किया है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी संख्या में पधारे। और अभी रास्ते में इतने लोग चल रहे हैं कि पूरा जयपुर अटा पड़ा है। अब 1 बजे और 12 बजे के बीच में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। आप अपने अपने स्थान पर बैठिए और महासभा का, महाकुंभ का आप मजा लीजिए।
SC/ST एकता में आप हमेशा ऐसा ही परिचय देते रहे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी एकता का परिचय देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, आज ये महाकुंभ SC/ST एकता का आपको ऐतिहासिक देखने को मिलेगा और ये SC/ST एकता हमको क्यों करनी पड़ी? ये हमारे जो अधिकार क्षेत्र से जो हमारे अधिकार छीने हुए हैं, हमारे संपूर्ण अधिकार नहीं मिल रहे हमको, इसलिए हमको ये एकता SC/ST एकता का सम्मेलन करना पड़ा। इस सम्मेलन के जरिए हम हमारी मांगों को सरकार से मंगवाने के लिए, सरकार से वादा करने के लिए हमने इकट्ठा किया है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी संख्या में पधारे और अभी रास्ते में इतने लोग चल रहे हैं कि पूरा जयपुर अटा पड़ा है। अब 1 बजे और 12 बजे के बीच में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। आप अपने अपने स्थान पर बैठिए और महासभा का, महाकुंभ का आप मजा लीजिए। SC/ST एकता में आप हमेशा ऐसा ही परिचय देते रहे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी एकता का परिचय देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, आज ये महाकुंभ SC/ST एकता का आपको ऐतिहासिक देखने को मिलेगा और ये SC/ST एकता हमको क्यों करनी पड़ी? ये हमारे जो अधिकार क्षेत्र से जो हमारे अधिकार छीने हुए हैं, हमारे संपूर्ण अधिकार नहीं मिल रहे हमको, इसलिए हमको ये एकता SC/ST एकता का सम्मेलन करना पड़ा। इस सम्मेलन के जरिए हम हमारी मांगों को सरकार से मंगवाने के लिए, सरकार से वादा करने के लिए हमने इकट्ठा किया है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी संख्या में पधारे और अभी रास्ते में इतने लोग चल रहे हैं कि पूरा जयपुर अटा पड़ा है। अब 1 बजे और 12 बजे के बीच में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। आप अपने अपने स्थान पर बैठिए और महासभा का, महाकुंभ का आप मजा लीजिए। SC/ST एकता में आप हमेशा ऐसा ही परिचय देते रहे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी एकता का परिचय देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, आज ये महाकुंभ SC/ST एकता का आपको ऐतिहासिक देखने को मिलेगा और ये SC/ST एकता हमको क्यों करनी पड़ी? ये हमारे जो अधिकार क्षेत्र से जो हमारे अधिकार छीने हुए हैं, हमारे संपूर्ण अधिकार नहीं मिल रहे हमको, इसलिए हमको ये एकता SC/ST एकता का सम्मेलन करना पड़ा। इस सम्मेलन के जरिए हम हमारी मांगों को सरकार से मंगवाने के लिए, सरकार से वादा करने के लिए हमने इकट्ठा किया है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी संख्या में पधारे और अभी रास्ते में इतने लोग चल रहे हैं कि पूरा जयपुर अटा पड़ा है। अब 1 बजे और 12 बजे तो आज ये मेला हम देखने जा रहे हैं, सभी आयोजकों को और संपूर्ण राजस्थान की जनता को जो SC/ST की है, इतनी संख्या में इकट्ठा होना, ये एक हुंकार भरना, ये दिखाता है कि अब SC/ST पीछे नहीं है। मैं SC आयोग का चेयरमैन होने के नाते मुझे 1 साल का समय हो गया है। मैं 18% आज की डेट में SC है, 14% ST है। जो विशेष बात है हम आयोग से रिलेटेड मैं वो आपको शेयर करूंगा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी और ये आया था कि आयोगों को वैधानिक दर्जा होना चाहिए। तो जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई, उस दिन से और 1 साल के भीतर हमने बहुत लंबा सफर किया। मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन मंत्री जी ने भी कहना कह दिया था कि वैधानिक दर्जा अनुसूचित जाति आयोग को मिलना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद में
आज फाइल ठंडे बस्ते में रखी हुई है। मनसा भगवान जाने क्या है। जब ये बात हुई तो ये क्या हुआ, वो है हमारे प्रभारी हैं, उनके बीच में बात हुई तो ये हुआ कि अगर वैधानिक को मिलेगा तो खिलाड़ी लाल मेहरवा एससी आयोग का चेयरमैन नहीं रह पाएगा। मैंने तुरंत ये बात कही। कल जब हम भरतपुर हेलीपैड पे सबके बीच में कि आप बात करते हैं अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की, अगर अनुसूचित जाति आयोग को दर्जा मिलता है तो मैं तो विधायक पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। कई बार शांत भी रहना चाहिए, बहुत चीजें है कि ये हमारे पोजीशन है, जगह भी देखनी चाहिए। इंद्र कुमार मेघवाल का केस को लीजिए, एक केस में 50 लाख रुपए लिए, न्यूज चैनल का बाहर का है ना, इन रिपोर्ट बोल कर से बात की थी कि अनुसूचित जाति के लोग कोई भिखमंगे नहीं है या कोई पैसे के लिए ऐसी बात करते हो। दोनों की जो हत्या हुई है उसमें फर्क बताइए कि इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है। इसका आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। और आज भी ये जो पूरा का पूरा हुजूम ये तय करता है कि अब किसी भी मुद्दे पर SC/ST पीछे नहीं है। अगर हम बात करते हैं TSP एरिया की, तो मैंने 2 बार जिलों के दौरे कर चुका हूँ। TSP एरिया में 5% रिजर्वेशन है SC। जो अनुसूचित जाति आयोग के दिल्ली के चेयरमैन आए थे और मैं खुद था और हमारे राजस्थान के बीजेपी की हमने क्लियर कट कहा था कि अब रिजर्वेशन में 50% वाला मैटर खत्म हो गया है। तो जीत तो जाएगा, तो बात है हर सूरत में कोई एतराज नहीं, लेकिन 5% से 18% अनुसूचित जाति का हो जाना चाहिए कि हमारी मांग थी। 12% से 14% और 16% से 18% ये होना चाहिए। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है एट्रोसिटी एक्ट का, उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आपके बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अक्सर सरकार ने भी और अधिकारियों ने भी ये मैसेज दे रखा है कि SC/ST के जो मुकदमे होते हैं वो झूठे होते हैं। मैंने इस मुद्दे को लेकर पूरे राजस्थान में लोगों बजाया और सब जगह मीटिंग की और ये कहा आप मेरे को बता दीजिए कौन से झूठे होते हैं। जो झूठा होता है वो अब जो सामाजिक समझता है उसके तहत पंच, सरपंच, पटेल जो भी है उनसे विड्रॉ करा लेते हैं और उनको वापस देना पड़ता है और वो झूठ लिखते हैं। तो मैंने ये सजेशन दिया है कि डिप्टी इसकी जांच करता है। कोई भी डिप्टी जो जांच करे उसके बाद में 164 के बयान होने चाहिए उन लोगों के, और बयान के बाद में डिप्टी की रिपोर्ट होनी चाहिए कि ये केस झूठा है या सच्चा है। अगर जब ये केस का तय हो जाएगा कि ये सच्चा है तो अंत तक क्या नाम है ये नहीं हो पाएगा। और हमने ये भी लिखा है, कहा है, आज हमारे मेहरा साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं, इनको भी हमने बात की थी और ये कहा था कि जो रिजर्वेशन है आपका ये जो केसेज हैं उन केसेजों में आप ये तय कर दीजिए कि जो समझौता के तहत आप चालान FR लगाते हैं उसमें एक समझौता चालान का कॉलम डाल के हमारे लोग हैं और वो परसेंटेज जो झूठ बोलने की आपने आदत डाल रखी है उसको ये करिए। हमारे केस सब सच्चे हैं कि आपकी मानसिकता का और इसका फर्क है कि लोग आप लोगों को झूठा बताते हैं। अभी बात चल रही थी तो भाई ये मंत्री भी बैठे हुए हैं और भी लोग हैं, सबका अपना अपना दायरा है। जयपुर के मानसरोवर ग्राउंड में आज बुलाने के साथ में ये रखा करो कि सबकी अपनी मानसिकता है। जयपुर के मानसरोवर ग्राउंड में आज SC/ST OBC की शानदार जनसैलाब देखने को मिला और इस सीधी तस्वीरें आप अम्बेडकर पीपुल वॉइस पर देख रहे हैं। और आपको बताने चले जितने भी साथी हमारे साथ इस वक्त जुड़े उनसे निवेदन है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको बताते चलिए तो आपके अम्बेडकर पीपुल वॉइस के आज 9 लाख सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाले, तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और महापंचायत की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैंने अपने आप को तय करके कह दिया कि जो करना है वो कर ले, जो भी होगा देखा जाएगा। समाज के लिए 24 घंटे खड़े हम लोग और इन चीजों की परवाह नहीं करते। आज इतना बड़ा समूह जहाँ कहाँ से आया है ये हमारी ताकत बन गया है और हमारा कोई बात आगे नहीं कर सकता, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इस तरह के जब अगर होते रहेंगे तो अधिकार दिवस पर और आप लोग अपनी ताकत दिखा लोगे तो जो मुद्दे हैं ये मुद्दे सब डिस्कस हो रहे हैं। मैं कमेटी से निवेदन करूंगा कि एक कमेटी 11 सदस्यीय जो भी मुख्यमंत्री से जाकर मिले और आज के जो हालात है
उसको बताया कि शेड्यूल कास्ट ऐसे ही वोट देने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना अधिकार मांगती है। अब वो गए जमाने तो कोई भी कैसे वोट ले लेता था। अब वोट लेने के लिए तो आपको और ये वर्क करने पड़ेंगे और आपके बीच में जाना पड़ेगा। मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा श्री भीमराव और जय बाबा बिरसा मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात। जंग के आगे जीत है। धन्यवाद सर। हमारे बीच में श्री जितेंद्र गोटवाल जी, पूर्व विधायक, संसदीय सचिव पधारे हुए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इस बीच अगले वक्ता आपको अनाउंस करेंगे, उसके बाद हमारे मंत्रीगण हैं, उनको हम बुलाएंगे। सबको अवसर मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, हमारे बीच में जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील साहब बैठे हैं। आपने जाट महाकुंभ किया, आपने देखा था। अभी ब्राह्मण पंचायत हुई, आपने देखी। क्षत्रिय महासभा देखी। क्या ऐसे अनुशासन भंग होते देखा? क्या मंच के आगे ऐसे देखा? क्या पार्टी पॉलिटिक्स की बात होते देखा? आयोजकों से, हमारे विभिन्न दलों में सामान्य राजनेताओं से कि ये लोग आपकी बात सुनने भी आए हैं, लेकिन ये भी कहने आए हैं कि मेहरबानी करके अब आपके जो मूल अनुशासन के रूप में जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने बंद कर रखे हैं, उसके जो धागे हैं, टोंके लगे हुए हैं, उनको खोलिए। मैं माफी चाहना चाहता हूं कि सारे के सारे राजनेता ऐसे नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं। वो मुझे इस मंच से कहने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी इस समाज की, इनके हकों की, संविधान को बचाने की, आरक्षणों को बचाने, जर और जोरों की इज्जत बचाने के लिए आप बोलिए। अगर आपके बोलने से कोई राजनीतिक पार्टी आपका टिकट काटती है तो उसको हम किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। यह बात है। मेरा निवेदन है कि ये राजनीतिक राज्यों की सरकार है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। जब मूछ रखने पर हमारे भाई को मारा जाता है, मटकी छूने पर हमारे भाई को मारा जाता है, और तो एक आईपीएस अधिकारी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी शादी में घोड़ी चढ़ने पर उसको बहुत पुलिस का बंदोबस्त करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं और उसके ऊपर एक भी आवाज नहीं निकलती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बलवंती पुनिया को, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से हमारी विधानसभा के अंदर बात रखी है। कई लोगों ने सुनी होगी। ऐसी बेबाकी हम लोगों के, हमारे नेताओं में क्यों नहीं होती है? अभी खिलाड़ी लाल जी बेरवा बोल रहे थे, जब बाड़मेर आए तो क्या खिंचाई की प्रशासन की, लेकिन इन्हीं की ही पार्टी के लोग कहते हैं कि ये दूसरे गुच्छे हैं तो इनकी बोलत आदत है। ये अधिकारियों ने कितनी भी धमकियां दें, लेकिन अशोक जी उनके कुछ नहीं होने देंगे। ये हालात है, लेकिन मैं बंदे को सैल्यूट करता हूं, वो सच्ची बात अपने शासन के सामने रखता हूं। धन्यवाद पन्ना चंद मेघवाल को देना चाहता हूं कि उन्होंने हक के लिए अपने व्यक्ति की जान गंवाने के बाद में इस्तीफा सौंप दिया। हम लोग सबसे लास्ट छोर पे, जिसको पिछड़ा जिला कहते हैं, वहां से करीबन 71 बसें और सैकड़ों वाहन लेकर के आपके आह्वान पर आपको समझ देने के लिए हम मरने को तैयार हैं। मेहरबानी करके अब जागो। ये जो पर्वत से पीड़ बढ़ गई है नी, उस बात को, ये हमने बहुत सारे वोट अलग अलग रिश्तों से, हिंदू, मुसलमान, कांग्रेस, बीजेपी, एक हमारे शहर का जो बात है, कैदास संग्राम हाथ में हीरा आया, बड़ी नहीं पहचान घाट गोफड़ में पाया, बातें बातें दी बादियार लारे बच्चियों एक आयो हीरो रो पारखू तो मैं रोयो मातो टेक एवं मैं घड़ा कमाया। कैदास संग्राम हाथ में हीरा या मैं वोट के लिए कहता हूँ। आपने अपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर दूसरों को अपने ऊपर राज करने के लिए बिठाया। अब मामे के विवाह के अंदर मां को परोसने का काम दीजिए, अपने बेटों को आगे करिए।
आप जो राजनीतिक आरक्षण प्राप्त करने वाले लोग हैं, इनका आरक्षण एक की सीट गई तो दूसरी जो हमारे संवैधानिक दायरे में जो टाइम में भरनी पड़ेगी, चिंता नहीं करें। आप नहीं तो आपका बेटा, भाई, भतीजा आएगा, लेकिन जो हमारा संवैधानिक आरक्षण और संविधान दोनों खतरे में हैं, उस पे मेहरबानी करके चिंता करें। जय भीम, जय भारत। तो आज ये मेला हम देखने जा रहे हैं, सभी आयोजकों को और संपूर्ण राजस्थान की जनता को जो SC/ST की है, इतनी संख्या में इकट्ठा होना, ये एक हुंकार भरना, ये दिखाता है कि अब SC/ST पीछे नहीं है। मैं SC आयोग का चेयरमैन होने के नाते मुझे 1 साल का समय हो गया है। मैं 18% आज की डेट में SC है, 14% ST है। जो विशेष बात है हम आयोग से रिलेटेड, मैं वो आपको शेयर करूंगा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी और ये आया था कि आयोगों को वैधानिक दर्जा होना चाहिए। तो जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई, उस दिन से और 1 साल के भीतर हमने बहुत लंबा सफर किया। मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन मंत्री जी ने भी क्या नाम कह दिया था कि वैधानिक दर्जा अनुसूचित जाति आयोग को मिलना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद में आज फाइल ठंडे बस्ते में रखी हुई है। मनसा भगवान जाने क्या है। जब ये बात हुई तो ये हुआ, पायलट के वो है हमारे प्रभारी हैं, उनके बीच में बात हुई तो ये हुआ कि अगर वैधानिक दर्जा अनुसूचित जाति को मिलेगा तो खिलाड़ी लाल मेहरवा SC आयोग का चेयरमैन नहीं रह पाएगा। मैंने तुरंत ये बात कही। कल जब हम भरतपुर थे, भरतपुर हेलीपैड पे सबके बीच में कि आप बात करते हैं अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की, अगर अनुसूचित जाति आयोग को दर्जा मिलता है तो मैं तो विधायक पर समिति बदलने जा रहा हूं। कई बार शांत भी रहता होना चाहिए, बहुत चीजें है कि वे ये हमारे पोजीशन है, जगह भी देखनी चाहिए। मेरवाल का केस को लीजिए, एक केस में 50 लाख रुपए लिए, न्यूज चैनल का बाहर का है, इन रिपोर्ट कौन कराए से बात की थी कि अनुसूचित जाति के लोग कोई भिखमंगे नहीं है या कोई पैसे के लिए ऐसी बात करते हो। दोनों की जो हत्या हुई है उसमें फर्क बताइए कि इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है। इसका आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। और आज भी ये जो पूरा का पूरा हुजूम ये तय करता है कि अब किसी भी मुद्दे पर SC/ST पीछे नहीं है। अगर हम बात करते हैं TSBA की, तो मैंने 2 बार जिला के दौरे कर चुका हूँ। TSBA में 5% रिजर्वेशन है जो अनुसूचित जाति आयोग के दिल्ली के चेयरमैन आए थे और मैं खुद था। और बीजेपी की हमने क्लियर कट कहा था कि अब रिजर्वेशन में 50% वाला मैटर खत्म हो गया है। तो जीत तो जाएगा, तो बात है, हर सूरत में कोई एतराज नहीं, लेकिन 5% से 18% अनुसूचित जाति का हो जाना चाहिए, ये हमारी मांग थी। 12% से 14% और 16% से 18% ये होना चाहिए। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है एट्रोसिटी एक्ट का, उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आपके बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अक्सर सरकार ने भी और अधिकारियों ने भी ये मैसेज दे रखा है कि SC/ST के जो मुकदमे होते हैं वो झूठे होते हैं। मैंने इस मुद्दे को लेकर पूरे राजस्थान में ढोल बजाया और सब जगह मीटिंग की और ये कहा कि आप मेरे को बता दीजिए कौन से झूठे होते हैं। जो झूठा होता है वो अब जो सामाजिक समझता है उसके तहत पंच, सरपंच, पटेल जो भी है उनसे विड्रॉ करा देते हैं और उनको वापस लेना पड़ता है और वो झूठ लिखते हैं। तो मैंने ये सजेशन दिया है कि डिप्टी इसकी जांच करता है, कोई भी डिप्टी जो जांच करे उसके बाद में 164 के बयान होने चाहिए उन लोगों के, और बयान के बाद में डिप्टी की रिपोर्ट होनी चाहिए कि ये केस झूठा है या सच्चा है। अगर जब ये केस का तय हो जाएगा कि ये सच्चा है तो अंत तक कहना मैंने ये नहीं हो पाएगा। और हमने ये भी लिखा है, कहा है, आज हमारे मेहरा साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं, इनको भी हमने बात की थी और ये कहा था कि जो रिजर्वेशन है आपका ये जो केसेज हैं उन केसेजों में आप ये तय कर दीजिए
कि जो समझौता के तहत आप चालान एफआईआर लगाते हैं, उसमें एक समझौता चालान का कॉलम डाल के हमारे लोग हैं उनको परसेंटेज तो झूठ बोलने की आपने आदत डाल रखी है, उसको ये करिए। हमारे केस सब सच्चे हैं कि आपकी मानसिकता का और इसका फर्क है कि ये लोग आप लोगों को झूठा बताते हैं। अभी बात चल रही थी तो भाई ये मंत्री भी बैठे हुए हैं और भी लोग हैं, सबका अपना अपना दायरा है। यहाँ जो मंच पे बुलाते हो ना, तो बुलाने के साथ में ये रखा करो कि सबकी अपनी मानसिकता है, सबका अपना काम है, सब अपना काम करते हैं, कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है। अंत में मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो SC/ST के अधिकारी हमारे, उनका प्रतिशत आप चेक करिए कि जो मुख्य पद है उन पर कितने लोगों को बनाया हुआ है। ये अधिकारी बैठा हुआ, पूरा राज्य सरकार के मंत्री बैठे हुए, MLA भी बैठे हुए हैं। देखो भाई, डरने से तो काम चलेगा नहीं, और डरोगे तो मरोगे, और डर के आगे जीत है। मैंने अपने आप को तय करके कह दिया कि जो करना है वो कर ले, जो भी होगा देखा जाएगा। समाज के लिए 24 घंटे खड़े हम लोग, और इन चीजों की परवाह नहीं करते। आज इतना बड़ा समूह जहाँ कहाँ से आया है, ये हमारी ताकत बन गया है। अब हमारा कोई बात आगे नहीं कर सकता, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इस तरह के जब अगर होते रहेंगे तो अधिकार दिवस पर और आप लोग अपनी ताकत दिखा लोगे, तो जो जो मुद्दे हैं ये मुद्दे सब डिस्कस हो रहे हैं। मैं कमेटी से निवेदन करूंगा कि एक कमेटी 11 सदस्य जो भी मुख्यमंत्री से अगर मिले और आज के जो हालात है उसको बताए कि शेड्यूल कास्ट ऐसे ही वोट देने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना अधिकार मांगती है। अब वो गए जमाने तो कोई भी कैसे वोट ले लेता था, अब वोट लेने के लिए तो आपको और ये वर्क करने पड़ेंगे और आपके बीच में जाना पड़ेगा। मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा श्री भीमराव और जय बाबा बिरसा मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात। डर के आगे जीत है। धन्यवाद सर। हमारे बीच में श्री जितेंद्र गोठवाल जी, पूर्व विधायक